वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बेटा पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। गुड बच्चों, आज हम लोग कौन सा टॉपिक रिवाइज करने चल रहे हैं? आज हम लोग बेटा थर्मल, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनकी बातें करेंगे। आज हम लोग रॉड के थ्रू जो थर्मल करंट पास होता है उसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, प्रिवोस्ट थ्योरी की बात करेंगे, एब्जॉर्प्टिविटी, एमिसिविटी की बात करेंगे। इसमें हम लोग ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, वीन्स लॉ की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करेंगे। किसी नदी में जो बर्फ़ जमती है जाड़े के मौसम में ऊपर से, उसकी थिकनेस का टाइम से क्या रिलेशन होता है, इसकी बात करेंगे। और बहुत सारे और कंसेप्ट्स को भी डिस्कस हम लोग आज करेंगे। तो बेटा करना वही है, वीडियो को पूरा देखो। जहाँ जहाँ पॉइंट तुमको लगे कि तुम्हारा वो वीक है उसको नोट करो और अपने नोट्स प्रॉपर कंप्लीट करो। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। चलो, हीट ट्रांसफ़र। जो इस मेन टॉपिक का ओवरऑल जो टॉपिक है उसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह तक हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो बेटा हमारे पास तीन रास्ते हैं। कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बच्चों कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में मीडियम पार्टिकल का कोई बल्क मूवमेंट नहीं होता। बल्क मूवमेंट मतलब जैसे यहाँ का पार्टिकल उड़ के यहाँ नहीं जाएगा, वो एक पार्शियल मोशन होता है। अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र किया, आगे ट्रांसफ़र किया एंड सो ऑन। करीब करीब समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि किसी पानी के पाइप में जैसे पानी भरा है, तुमने अभी नल खोला तो पानी वहाँ से निकलना शुरू हुआ, लेकिन अभी वो पानी जो जस्ट निकला है उसकी बारी बहुत बाद में आएगी, लेकिन पानी हमें दूसरे सिरे से इमीडिएट मिलने लगा। तो कंडक्शन में मीडियम पार्टिकल का कोई ऐसा बल्क मूवमेंट नहीं होता। कन्वेक्शन में बल्क मूवमेंट होता है। यानी कन्वेक्शन में बेटा क्या होता है? मीडियम पार्टिकल अपनी एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। रेडिएशन में तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो मीडियम पर डिपेंड करता ही नहीं। जैसे सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, बीच में उसमें एक मेजॉरिटी स्पेस में वैक्यूम है, तो वहाँ भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेटा हीट कंडक्शन के या हीट ट्रांसफ़र के अपने पास तीन मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बेटा इसमें से फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है? रेडिएशन। वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो बेटा बात करें अगर हम लोग थर्मल कंडक्शन की, तो थर्मल कंडक्शन में अगर हमारे पास कोई ऐसी रॉड है जो कि जिसके दो सिरे पर हमने दो अलग अलग टेम्परेचर्स मेंटेन करके रखे हैं, T2 है, T1 है, और ये इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ से एनर्जी कहीं भी एस्केप नहीं कर सकती। ये यहाँ पे ऐसे थर्मल इंसुलेशन है ताकि एनर्जी यहाँ से कहीं से भी एस्केप ना कर पाए। तो कितने की एनर्जी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाती है, T2 T1 से बड़ा है, इसी को बेटा हम लोग सोर्स और सिंक भी कहते हैं। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो सोर्स है, जिसका कम है वो सिंक है। तो कितने की एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रेवल करेगी फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, ये बराबर होता है किसके के ए T2 माइनस T1 बाय नीचे क्या होता है? L। बेटा ये L क्या है? इस रॉड की लंबाई। A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। K क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा यही डिसाइड करता है कि वो जो मेटल है या जो रॉड जिससे बनी हुई है वो कितना बेहतर कंडक्टर है, यानी कितना उससे हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो जितना अच्छा K होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होगा। तो बेटा ये फॉर्मूला किसका है? एनर्जी पर यूनिट टाइम का। कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो कर रही है, यानी SI सिस्टम में कहा जाए तो ये जूल पर सेकेंड यानी वॉट्स है। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे हीट एनर्जी जा रही है। T2 T1 बेटा अंडरस्टूड है। T2 इज़ हायर देन T1, तो ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है, ये सोर्स है, ये सिंक है। नीचे L यानी इसकी लेंथ। बेटा इसी बात को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है कि इसको अगर हम T2 माइनस T1
L/Ka। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो लिख सकते हैं इसको? तो बेटा इसी को इक्विवेलेंट कह देते हैं Q/T को थर्मल करंट के। T2 माइनस T1 ये इक्विवेलेंट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के यानी V के, और ये जो L/K होता है ये हो जाता है इक्विवेलेंट R के। जैसे थर्मल, जैसे करंट रेजिस्टेंस में होता था वैसे ही रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे बेटा इसको आप क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंसेप्ट वाइज ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट में होता था। ठीक है ना, जैसे किसी वायर के दो सिरे पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाइड है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से अगर किसी रॉड के दो सिरे के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो उसमें से कोई थर्मल करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कंसेप्ट वाइज बिल्कुल सिमिलर है। ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता था उसका इक्विवेलेंट थर्मल करंट, टेम्परेचर डिफरेंस वही काम कर रहा है बेटा जो वहाँ पे कौन करता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस। और ये काम कर रहा है थर्मल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस जो वहाँ पे हुआ करता था। हाँ बेटा ये गलती मत कर बैठना कि तुम ये बोलो कि उसकी जो यूनिट है वो भी ओम्स होगी, ऐसा नहीं है। ये सारे फॉर्मूले जितनी की बातें तुम कर रहे हो ये सब स्टेडी स्टेट कंडीशन में वैलिड है। बेटा स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है? जो भी चेंजेस होने थे वो अब हो चुके और अब टाइम के साथ हर चीज़ कांस्टेंट है। मतलब क्या निकला इस बात का? कि जितना हीट एनर्जी किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से पास करेगी उतना ही दूसरी जगह से भी पास करेगी। यानी अगर यहाँ से 10 जूल प्रति सेकंड पास कर रहा है तो वही 10 जूल प्रति सेकंड यहाँ से भी पास करेगा। नंबर 1। नंबर 2, मान लो यहाँ का टेम्परेचर बेटा 100 है और ये टेम्परेचर 0 है, तो यहाँ का कहीं 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा एंड सो ऑन। तो टेम्परेचर हर पॉइंट का टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। इस बात को बेटा एक बार फिर से सुनो। जैसे यहाँ का 100 है, यहाँ का 0 है, तो मान लो इस जगह का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देर बाद देखा तो वो घट करके वहाँ पे 80 हो गया या बढ़ करके 95 हो गया। यानी एक पॉइंट का टेम्परेचर दूसरे पॉइंट से अलग तो हो सकता है लेकिन वो टाइम के हिसाब से सेम रहेगा। मतलब यहाँ 90 है तो 90 रहेगा, 80 है तो 80 रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकता है लेकिन बेटा क्या वो टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। बेटा इस पॉइंट का इस्तेमाल, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल तुम उन क्वेश्चंस में कर सकते हो जबकि तुम्हें कोई रॉड के जैसे दो रॉड्स को मिला के दे दिया जाता है और जो कॉमन जंक्शन होता है उसका टेम्परेचर मांगा जाता है। जैसे तुमको अगर दो रॉड्स दे दी जाती हैं, ऐसे कोई दो रॉड्स दे दी गई और ये जो कॉमन जंक्शन है इसका टेम्परेचर मांगा जाए, तो बेटा उसमें क्या करना, जितना हीट एनर्जी यहाँ से जा रही है उतना ही हीट एनर्जी यहाँ जानी चाहिए। मतलब हीट करंट जो आ रहा है, थर्मल करंट जो आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ जितना जा रहा होगा उतना ही थर्मल करंट यहाँ से आगे जा रहा होगा। उस कंडीशन में तुम इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हम इन रॉड्स को बेटा सीरीज में जोड़ दें और हमसे ये पूछा जाए कि बताओ उनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो उसे कैसे करते हैं? अगर हम रॉड्स का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें, मतलब बेटा क्या मतलब निकला इस बात का कि अगर हमें ये दो रॉड्स ऐसे दे दी गई हों और ये सीरीज में है, अपना उद्देश्य ये है कि हम इन्हें हटा करके एक अकेली रॉड लगाएं और उसका थर्मल कंडक्टिविटी जानें। मतलब बेटा हम लोग किस कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो रॉड्स हों और उनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है और हम निकालना क्या चाहते हैं, हम उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। क्या काम करो, याद करो रेजिस्टेंस में बेटा इसका हम लोगों ने रिवीजन सीरीज में लेक्चर डाला भी हुआ है। करंट रेजिस्टेंस 1 में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। रेजिस्टेंस बेटा जब सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे जुड़ते हैं बोलो? वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। कैसे? R1 + R2 एंड सो ऑन। बिल्कुल वही काम यहाँ करो। रेजिस्टेंस का काम बेटा कौन कर रहा है? L/Ka। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लो इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, लेंथ इसकी L1 है, इसकी लेंथ L2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का मान लेते हैं सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो L/Ka मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है L1 + L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इन शुड बी इक्वल टू L1 अपॉन K1 L2 अपॉन क्या?
K2, यानी बिल्कुल वैसे ही निकाल लो जैसे कि सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में थर्म जो करंट रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते आए थे, वो कंसेप्ट यहाँ चल जाएगा। बस क्या कर किया हमने, रेजिस्टेंस L अपॉन K लिखा, तो इक्विवेलेंट लेंथ अगर L1 प्लस L2 है तो इसका इक्विवेलेंट K, तो L1 बाई K1 प्लस वो नीचे A रहा होगा, वो कैंसिल हो गया। इसी तरह से बेटा अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इसमें पैरेलल कम्बिनेशन, अभी इसमें बेटा आगे कई कंसेप्ट्स हैं, रेडिएशन में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, रेडिएशन में भी कई कंसेप्ट हैं, तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखो। सपोज ये कंडीशन है, इसमें लेंथ तो सेम होगी, पैरेलल कम्बिनेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी मान लो K1 है, एरिया A1 है, इसी तरह ये लेंथ L, K2, A2। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना हो तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, फिर याद करो रेजिस्टेंस में पैरेलल में तुम कैसे जोड़ते थे, याद करो रेजिस्टेंस को पैरेलल कैसे जोड़ा था, 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर ये L अपॉन KA है तो इसका 1 अपॉन कर दोगे तो बेटा K ऊपर चला जाएगा, K इंटू A ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब क्या निकलेगा, K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2, लेंथ तो नीचे L है वो कैंसिल कर देना, इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। यानी इस तरह से हम लोग जो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है बेटा वो निकाल सकते हैं। क्लियर, बढ़े आगे, चलो अब बात की जाए बेटा रेडिएशन की। तो रेडिएशन में जैसे तुमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और इस पर तुमने कुछ हीट एनर्जी दिया, मान लो तुमने बेटा इसको QI की एनर्जी दिया। चलो अब बात करते हैं हम लोग एब्जॉर्बिविटी की, एमिसिविटी की, ट्रांसमिटिविटी की। अब हम लोग यहाँ से रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने 100 जूल की एनर्जी दिया QI, वहाँ से कुछ एनर्जी टकरा के वापस आ गई, मान लो 10 जूल QR, यानी एनर्जी रिफ्लेक्टेड। इसमें से कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली QA, और कुछ एनर्जी उसने बाहर ट्रांसमिट किया QT। बेटा इस बात को एक बार फिर से ध्यान से समझो। जैसे तुम्हारे पास कोई बर्तन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने उसको कुछ हीट एनर्जी दिया, मान लो 100 जूल की एनर्जी दिया, उसमें से 10 जूल उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, 70 जूल उसने एब्जॉर्ब कर ली, 70, 10, 80। इसका मतलब उसने 20 जूल बाहर ट्रांसमिट की होगी। जैसे कोई बर्तन है, उसको अगर तुमने हीट किया तो वो बाहर कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा होगा, बाहर कुछ एनर्जी को फेंक रहा होगा। तो अंडरस्टूड है बेटा कि अगर जब तक आप ये एनर्जी नहीं दोगे तब तक ये 3 एनर्जीज आने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इनका रेशियो, एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, स्मॉल ए से दिखाते हैं, कितना एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया और कितना एनर्जी हमने उसको दिया था। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बिविटी, और इसी को बेटा एब्जॉर्बिव पावर भी बोलते हैं। ठीक है, कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई और कितना एनर्जी दी गई थी, ये जो रेशियो होता है ये कहलाता है क्या, रिफ्लेक्टिविटी। कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, यानी बाहर की तरफ एमिशन एमिट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और कितनी एनर्जी उसको दी गई थी, बेटा इसका रेशियो कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसमिटिविटी। एब्जॉर्बिविटी, इसी को एब्जॉर्बिव पावर ही बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। बेटा ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये जो तीनों हैं वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगी। इन तीनों का बेटा अगर टोटल कर दो, यानी A प्लस R प्लस T, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो, 1। क्योंकि जब तुम तीनों को जोड़ोगे तो बेटा ये जो एनर्जी इंसिडेंट है वही तो तीनों हिस्सों में डिवाइड हो रही है, यानी जो एनर्जी दी गई है वही तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुई, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुई और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हुई। बेटा जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एब्जॉर्बिविटी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपने बर्तन में कुछ सामान रखा तो ऑब्वियसली आपका जो एम है वो उस खाना बनाने का है, ये आपका एम बिल्कुल नहीं है कि कमरे को गर्म किया जाए। आप अगर किसी बर्तन में खाना रख के बना रहे हैं तो बेटा वहाँ पे आपका उद्देश्य उस चीज़ को बनाना है, ना कि उससे कमरे को गर्म करना है।
तो बर्तन में ये चीज़ का कोशिश की जाती है कि एब्जॉर्बिविटी ज़्यादा हो, यानी एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा करे। तो बेटा अगर इसी में एग्जामिनर तुमसे ये पूछ ले कि बताओ उसकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सके ज़्यादा ज़्यादा उतना अच्छा। ठीक है, चल आगे बढ़े इसमें। अब चलो बात की जाए प्रिवोस्ट थ्योरी की। बेटा प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, बड़ा भारी भरकम नाम लगता है सुनने में, है बड़ा लेकिन सिंपल कंसेप्ट। बेटा प्रिवोस्ट थ्योरी क्या है? प्रिवोस्ट थ्योरी ये कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट को, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो या ट्रांसमिट और एमिट, बेटा दोनों का मतलब यहाँ सेम है। तो एनर्जी अगर वो ट्रांसमिट ज़्यादा कर रहा है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है, ट्रांसमिट ज़्यादा कर रहा है और एब्जॉर्ब ज़्यादा कम कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर गिरेगा। अगर वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है और ट्रांसमिट कम कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझते हैं इसको। जैसे किसी बर्तन को लिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया, अब गैस से उसको लगातार एनर्जी मिल रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर तुम उस बर्तन के पास अपने हाथ को लेके जाओ तो तुमको उसकी आँच महसूस होगी, यानी कुछ एनर्जी वो बाहर भी फेंक रहा है। तो बेटा वो क्या है? एनर्जी एमिटेड या एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो उसमें अगर तुमने गैस ऑन कर के रखी है, तो चूंकि एनर्जी जो दी जा रही है वो एनर्जी ट्रांसमिटेड से ज़्यादा है, इसलिए उसका टेम्परेचर, बोलो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब इसी का उल्टा, जब वो चीज़ गर्म हो गई, बर्तन, तुमने स्विच को ऑफ कर दिया, उसके नॉब को बंद कर दिया गैस के, अब तुम उस बर्तन को नीचे उतार लो। अब अगर तुम एक माचिस की तीली से खाली उसको हल्की सी रोशनी दिखाओ, हल्की सी आंच दिखाओ, या एक मोमबत्ती से, कैंडल से दिखाओ, तो क्या है कि वो एनर्जी ज़्यादा बाहर फेंक रहा है और वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है। तो बेटा उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसी को प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं। बड़ा भारी भरकम नाम सुनने में लगता है बड़ा आसान। ठीक, कोई सिस्टम एनर्जी ऑब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, एमिट कम करेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी का उल्टा, अगर वो एब्जॉर्ब कम करेगा, ट्रांसमिट ज़्यादा करेगा, एमिट ज़्यादा करेगा, तो बेटा उसका टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, अभी आगे बेटा हम लोग कई सारी बातें करनी है। अभी वेन्स लॉ की बात करनी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करनी है, अभी आइस लेयर की बात करनी है। एक एक करके सब कंसेप्ट समझते हैं। और बेटा अगर किसी पॉइंट पर कहीं भी तुम लोगों को कोई डाउट हुआ करे, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछो, और उसमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखो कि ये सीरीज़ तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल है और कैसे है। ठीक, अपना कुछ कमेंट उसके बारे में ज़रूर बताओ। अब चलो बात करते हैं किसकी? ब्लैक बॉडी की। बेटा जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वही अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। जैसे तुमने एक लोहे के टुकड़े को लिया तो वो गर्म भी हो जाएगा अगर तुमने उसको धूप में रख दिया, अगर तुम उसको रात में बाहर रख दो, छत पर रख दो, तो वो ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर दोनों स्थितियों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं हीट एनर्जी के, वही अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। अब बेटा एब्जॉर्बर वो कब होंगे? जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएँ। वो अच्छे एमिटर कब होंगे? जब बाहर का टेम्परेचर क्या हो, बोलो क्या हो? कम हो इनके टेम्परेचर से, तब वो एनर्जी को बाहर फेंकेंगे। तो बेटा ये कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वही अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। तो बेस्ट जो केस कहा जाए एब्जॉर्बर का या एमिटर का, वो किसको मानते हैं? ब्लैक बॉडी को। यानी एक ब्लैक बॉडी के बारे में ये माना जाता है कि उसको जितनी एनर्जी दी जाएगी वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो किसी एनर्जी को एमिट नहीं करेगी। तो बेटा इसका मतलब क्या निकला? अगर ए की बात करें, स्मॉल ए की बात करें, तो ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू हो जाएगी कितना? 1। यानी आपने जो अगर 100 जूल की एनर्जी दिया तो पूरा 100 जूल वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर को? बेटा एमिसिव पावर क्या होती है? कितनी एनर्जी वो बॉडी एमिट कर रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी अगर पूछा जाए तुमसे कि बताओ किसी बॉडी की एमिसिव पावर कितने की है, तो एमिसिव पावर बेटा क्या होती है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, ऐसा ही सिस्टम में अगर उसकी यूनिट की बात करें तो बना लोगे क्या? बोलो क्या यूनिट होनी चाहिए उसकी? एनर्जी पर यूनिट टाइम की यूनिट होनी चाहिए जूल, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये है एमिसिव पावर। बेटा क्या है किरचॉफ लॉ?
किरचॉफ लॉ क्या है? अब अंडरस्टूड है, ये जो किरचॉफ लॉ है ये कहाँ कहाँ की बात हो रही है? ये हीट की बात हो रही है, ना कि वो जो जंक्शन लॉ और लूप लॉ की बात। क्या होता है बेटा ये? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर एट ए गिवन टेम्परेचर। बेटा एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब, ठीक, किसी बॉडी की एमिसिव पावर Q/T है, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन टेम्परेचर, और ये जो रेशियो है ये बराबर होता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ठीक बेटा, इसमें जिन जिन पॉइंट्स पे तुम्हें डाउट लगे उसमें वीडियो को पॉज करके उनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज़ का बेटा हम लोग किसी भी टॉपिक को बहुत डीप में नहीं ले जा रहे। हाँ, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज़ का एक पर्टिकुलर पर्पज़ है कि हम लोग कम टाइम में उस चैप्टर को रिवाइज कर लें, ताकि एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को बस एक बार देख लो तो मेन कंसेप्ट सारे आपके सामने से गुजर जाए। इसका पर्पज़ ये है। तो बेटा एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट बॉडी एट दैट टेम्परेचर इस, ये रेशो कांस्टेंट है, और ये रेशो किसके बराबर है? एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। क्लियर? क्या होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? बेटा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कोई बॉडी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिट कर रही है चाहे एब्जॉर्ब कर रही है। बेटा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दोनों पर इक्वली चल जाता है। कौन दोनों? एब्जॉर्प्शन पर भी और एमिशन पर भी। ये E A सिग्मा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पावर 4 डिफरेंस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। इसमें क्या है बेटा? ये क्या है? ये तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है। ई क्या होता है? एमिसिविटी। एमिसिविटी न्यूमेरिकली एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर होती है, यानी एमिसिविटी की वैल्यू भी 1 होगी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ई यहाँ पे बेटा क्या है? एमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिविटी बोल सकते हो, एब्जॉर्प्टिव पावर ही बोल सकते हो। ए क्या है? एक्सपोज्ड एरिया। बेटा एक एक बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि बेटा एक एक नंबर कंपटीशन में बड़ा मायने रखता है। अब ए इज एक्सपोज्ड एरिया। एक्सपोज एरिया का मतलब क्या निकला बेटा? मान लो ये सिलेंडर है, ये हीटेड है, अब तुमने इधर इसके इंसुलेशन चढ़ा रखा है दोनों पे, तो तुम एरिया क्या लोगे बोलो? 2πRL। अगर इसको तुमने चढ़ा दिया है इंसुलेशन और एनर्जी सिर्फ इन दो जगहों से निकल सकती है, तो क्या लोगे बोलो? 2πr²। और अगर पूरा एक्सपोज्ड है, पूरा ही खुला है, तो 2πRL + 2πr²। ठीक है, तो एक्सपोज एरिया का बेटा मतलब ये निकला कि जहां से एनर्जी निकल सकती है तुम उसकी बात करोगे। अच्छा, ये डिफरेंस साइन का बेटा मतलब, साइन का मतलब क्या निकला? अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो वो एमिशन करेगा, यानी बाहर एनर्जी को फेंकेगा, और अगर उल्टा सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, यानी आपने ऑब्जेक्ट को किसी ऐसी जगह रखा है जहाँ फर्नेस है, जहाँ हीट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यही फॉर्मूला आप एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों में चला सकते हो। अगर एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन तुमको ना दे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सिर्फ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दे, तो इसको 0 केल्विन की तरह से ट्रीट कर लेना। स्टीफन्स लॉ का ही बेटा एक पर्टिकुलर केस होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब जैसे कि शब्द से ही जाहिर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसी बॉडी के टेम्परेचर के कम होने की बात कर रहा है। यानी अगर किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बताता है कि इसके टेम्परेचर को चेंज होने में समय कितने का लगेगा। इनके बीच में हीट एक्सचेंज तो तब तक होता रहेगा जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है, लेकिन ये देखा जाता है कि 100 से 80 डिग्री आने में, यानी 20 डिग्री का चेंज होने में जितना समय लगा, 80 से 60 होने में अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है तो ज़्यादा समय लगता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक पर्टिकुलर केस है बेटा इसका, जो कि कूलिंग के लिए चलता है, यानी dt/d t ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट
माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बहुत वैरायटी के कुछ क्वेश्चन इसमें बेटा बनते नहीं हैं। ये टेम्परेचर का चेंज, यानी अगर ये 100 से 90 हुआ तो इधर 10 हो जाएगा, 1 मिनट में हुआ तो यहाँ 1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप क्या लोगे, यहाँ पे एवरेज करके लोगे, यानी जो पहले टेम्परेचर रहा होगा, जो बाद में रहा होगा, उसका एवरेज। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी 100 डिग्री से 90 डिग्री पर आई तो बेटा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे क्या लोगे, 100 + 90/2 दैट इज़ 95, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो जो पता है तुमको वो रखोगे। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एप्लीकेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहती है कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ डिके है, यानी जो टेम्परेचर के घटने की जो टेंडेंसी है, वो बाहरी जो उसके टेम्परेचर डिफरेंस है उसके और सराउंडिंग के बीच का, उसके प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे कूलिंग का रेट भी घटता चला जाएगा। क्लियर बेटा? कहीं कोई डाउट होगा तो उसको तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछो। क्या है वीन्स लॉ? बेटा वीन्स लॉ ये कहता है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसी हीटेड बॉडी के इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ शेप का होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लैम्डा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू मतलब जिस पर कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, इसका जो मल्टीपल होता है, यानी ये लैम्डा की मिनिमम वैल्यू इनटू टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। इस बात को बेटा ऐसे समझो कि मान लो ये जो ग्राफ बनाया तुमने, ये बनाया 300 केल्विन पर, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो, और बढ़ा लेते हैं 500 केल्विन पर। तो अब अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा दो, मान लो तुमने कर दिया 600 केल्विन, तो ये जो लैम्डा एम है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उस स्थिति में वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये 500 केल्विन बनाया और ये 600 केल्विन बनाया, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर लैम्डा एम इधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, पी इज ए कांस्टेंट कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। और बेटा वीन्स कांस्टेंट से ही जो ये बहुत हॉट बॉडीज़ होती हैं उनके टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाया जाता है या उसको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि जिनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, ऑब्वियसली बेटा उसको तो आप थर्मामीटर से नहीं नाप सकते। किसी जगह टेम्परेचर अगर 1000 केल्विन है, 10,000 केल्विन है, 50,000 केल्विन है, तो उसको आप नापोगे कैसे? तो उसका वही इंटेंसिटी का ग्राफ लेकर के जहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली, उस वेवलेंथ को टेम्परेचर से मल्टीपल कर देते हैं, तो वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, चलो बेटा एक कंसेप्ट और कवर करते हैं, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जाड़े के मौसम में जहाँ की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बेटा, जहाँ का सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो माइनस में है, जैसे अपने यहाँ लेह लद्दाख वगैरह है, जहाँ के बेटा टेम्परेचर चला जाता है -10, मतलब -25, 30, 40 एंड मोर। तो वहाँ पे जो आइस की लेयर जमती है, बेटा, जैसे ये लेयर जमी आइस की, जिसकी थिकनेस है मान लो y, तो ये जमने में कितने का समय लगता है? ρL/2kT। ये यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस, L लेटेंट हीट ऑफ आइस, Y थिकनेस ऑफ आइस, K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, T जो बाहर का टेम्परेचर है। बेटा होता क्या है, जैसे ये मान लो -25 डिग्री सेंटीग्रेड है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नीचे जो पानी है वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड निगेटिव वाले से तो ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी का फ्लो 0 से सराउंडिंग में होगा, और जिसके कारण आइस फॉर्म होगी। लेकिन नेचर का इतना बढ़िया ये एडजस्टमेंट है कि जैसे जैसे थिकनेस फॉर्म होती जाएगी वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। यानी आप ऐसे समझो कि बेटा अगर 1 सेंटीमीटर फॉर्म हुआ एक दिन में, तो 2 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना दिन लगेगा? जैसे अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर हो और ये एक दिन में हुआ, तो 1 सेंटीमीटर प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर कहा जाए कि अगला 1 सेंटीमीटर जमने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर रखोगे 2, तो T प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, तो टोटल 4 दिन लगे 2 सेंटीमीटर जमने में।
इसका मतलब अगला 1 सेंटीमीटर जमने में 3 दिन का समय लग गया। अरे बात समझ में, पहला 1 सेंटीमीटर मान लो 1 दिन में जम गया, तो अब अगर पूछा जाए कि अगला 1 सेंटीमीटर कितने दिन में जमेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर थिकनेस लोगे शुरुआत से, क्योंकि ये फॉर्मूला 0 से एप्लीकेबल है, यानी जब कोई आइस लेयर नहीं थी तब का है। तो जब 2 सेंटीमीटर लोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर जमने में बेटा कितने दिन लग गए? 4। 1 सेंटीमीटर जमा था 1 दिन में, इसका मतलब अगला जो 1 सेंटीमीटर जमा बेटा कितने दिन में? 4 - 1 यानी 3 दिन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब द चैनल। और बेटा इसमें हम लोग अभी बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, डेली कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक वीडियो अपलोड होता रहे किसी किसी टॉपिक का। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।